हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की मल्टीप्लेक्स से जुड़ी हुई कंपनी पीवीआर के बारे में। और 2 साल के इस कोरोना काल में सबसे अधिक मार थी वो मल्टीप्लेक्स कंपनियों पर पड़ी थी। और जिस तरह से अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन है इस 2 साल में बढ़ा है, और उसका भी असर किस तरह से कंपनी को जो इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी को, उस पर भी थोड़ा हम फोकस करेंगे। स्टॉक्स से कोविड के आने के बाद आपने देखा होगा कि अपने हाई से तकरीबन 70% था वो टूट चुका था। और जैसे जैसे चीजें अभी 2 साल में कुछ नॉर्मल होती हुई दिखी, तो स्टॉक्स ने भी आपने देखा होगा निचले लेवल से एक अच्छी तेजी स्टॉक्स ने वो दिखाई है। तकरीबन निचले लेवल से स्टॉक्स है वो डबल हो चुका है, और एक बीचों बीच एक रेंज में आप देख पा रहे हैं। और मैनेजमेंट रिस्क, ग्रोथ और कैपिटल स्ट्रक्चर, इन कई फैक्टरों को लेकर भी निवेशकों के मन में काफ़ी सारी शंकाएं हैं। तो इन सब को हम अपनी इस वीडियो के दौरान कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही कंपनी और कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर, और सेक्टर और कंपनी को लेकर कुछ एक जो इससे रिलेटेड न्यूज़ है उन पर भी फोकस करेंगे। और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को वो चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। कंपनी को 1995 में प्रिया प्राइवेट लिमिटेड और विलेज रोड शो के रूप में एक जॉइंट वेंचर के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। और कंपनी ने देश के पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा की स्थापना करके मल्टीप्लेक्स में एक नई क्रांति की शुरुआत की। कंपनी भारत में स्क्रीनों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स सिनेमा ऑपरेटर है। कंपनी ने 1997 में पीवीआर अनुपम, जो कि साकेत नई दिल्ली में स्थित है, उसमें कंप्यूटराइज टिकट बेचकर बॉक्स ऑफिस को कंप्यूटराइज करने का काम था मल्टीप्लेक्स का, वो कंपनी के द्वारा किया गया था। और सन 2000 में कंपनी ने वसंत विहार नई दिल्ली में सिंगल स्क्रीन सिनेमा पीवीआर प्रिया की शुरुआत की। वर्ष 2001 में कंपनी ने नई दिल्ली में 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स सिनेमा पीवीआर नारायणा था वो खोला था। और सन 2002 में नई दिल्ली में 3 मल्टीप्लेक्स सिनेमा पीवीआर विकासपुरी वो खोला था। और सन 2002 में विद्वेष के एक भाग के रूप में विलेज रोड शो लिमिटेड ने अपनी पूरी हिस्सेदारी प्रिया एग्जीबिटर प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी थी। इसलिए 2002 में कंपनी का नाम वो प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड से बदलकर पीवीआर लिमिटेड कर दिया था। और कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक निवेश और अधिग्रहण के माध्यम से काफी स्क्रीनें हैं वो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ी है। वर्तमान में कंपनी लगभग 1,82,000 सीटों की कुल बैठने की क्षमता के साथ भारत और श्रीलंका के 70 से अधिक शहरों में और 176 से अधिक सिनेमाघरों में 846 से अधिक स्क्रीनों का वो संचालन कंपनी करती है। कंपनी के कुछ एक ब्रांड्स पर नजर डालें तो पीवीआर डायरेक्टर कट्स, पीवीआर पिक्चर, पीवीआर आईमैक्स, पीवीआर 4DX, प्ले हाउस, पीवीआर गोल्ड, पीवीआर लक्स, पीवीआर एक्सेल, ये कुछ एक इसकी अहम ब्रांड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कंपनी की कुल सेल में तकरीबन 55% की हिस्सेदारी है वो फिल्म टिकट की सेल के द्वारा होती है। और फूड्स एंड बेवरेज के माध्यम से 27.50% की सेल वो कंपनी की होती है। और जो और विज्ञापनों के प्रचार के माध्यम से तकरीबन 12% की कंपनी की सेल की हिस्सेदारी इस माध्यम से होती है। कंपनी के फूड और
बेवरेज की आप हिस्सेदारी जैसा कि देख पा रहे हैं, तकरीबन 28% की हिस्सेदारी आप देख पा रहे हैं। और आपको शायद याद हो कि 2019 में एक महाराष्ट्र के एक मंत्री के द्वारा एक घोषणा, एक अनाउंसमेंट उनकी तरफ से बयान आते हुए आपने सुने थे कि उन्होंने एक मांग रखी थी कि मल्टीप्लेक्स में जो फूड्स और बेवरेज है वो बाहर से अलाउड की जाए। तो उसके चलते आपने एक बार स्टोक्स में उस दिन, तकरीबन जिस दिन ये उनकी तरफ से बयानबाजी हुई, ये बयान निकल कर आए थे, तो स्टोक्स तकरीबन वो 12-13% है उस दिन। स्टोक्स में एक अच्छी गिरावट है वो दिखाई थी। हालांकि बाद में जिस तरह से कंपनी ने इसके बारे में सफाई है थी वो पेश की, तो ऐसा कुछ वो नहीं निकल कर रहा है कि बाहर से चीज़ें खाने पीने की वो मल्टीप्लेक्स में अलाउड की जाए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उस पर सफाई दी कि जो बाहर से हम अलग से जो पैकेट वगैरह खरीदेंगे उनका साउंड वगैरह होगा, वो जो मल्टीप्लेक्स का एंजॉय करने वाले होंगे उनको डिस्टर्ब ना हो, ये चलते ये खुद के अपने रैप ऐसी तरीके से वो डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि इन चीज़ों से वो बचा जा सके। तो उस कंपनी की सफाई के बाद स्टोक्स ने वो अपनी रिकवरी निचले लेवल से दिखाई। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर हम नज़र अगर डालेंगे तो आप देखेंगे अजय बिजली कंपनी चेयरमैन और संजीव कुमार वो जॉइंट्स एमडीज, दीपा मिश्रा हैरिस और पल्लवी शरदोल श्रॉफ वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और रेणुका रामनाथ वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और संजीव बोहरा विक्रम बख्शी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अनीश कुमार श्रॉफ नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और मिस्टर जॉर्जी एडमिन फोस्टर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कंपनी में कार्य करते हैं। और बताना चाहूँगा कि पीवीआर ने इन सभी अपने तीनों सेगमेंट के अलावा फिल्म प्रोडक्शन में भी अपनी एंट्री है वो दर्ज की है। कंपनी और आमिर खान प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी ने जाने तू या जाने ना नामक एक फिल्म का सह निर्माण किया था, और साथ ही तारे जमी पर और जाने तू या जाने ना पीवीआर फिल्म की दो सह सहायक उत्पादन फिल्में थी जो 2007-8 में वो रिलीज हुई थी। कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ, तो कंपनी अपने सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। 9,482 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सेल देखेंगे कंपनी की आप कि ईयर एंड में 280 करोड़ की कंपनी ने वो सेल दर्ज की है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो आप देखेंगे कि आइनॉक्स और लाइजर, ये पीवीआर, इन दोनों ने अच्छा खासा लॉस है वो इस ईयर एंड में दर्ज किया है। ना कि केवल इस ईयर एंड में, जो पिछला साल था वो भी कंपनी ने एक अच्छा खासा लॉस था वो दर्ज किया था। हालांकि आप सारेगामा इंडिया को देख पा रहे हैं 113 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये अलग है, ये मल्टीप्लेक्स के बिजनेस में नहीं है। इसका जो सारेगामा कारवां इस टाइप के प्रोडक्ट है वो लॉन्च किए, तो उन पर इतना इम्पैक्ट कोविड का वो नहीं हुआ है। तो हालांकि कंपनी के प्रॉफिट के आंकड़ों पर नज़र डालें, आप देखेंगे पिछले 10 साल के आंकड़े आप देखें कि लगातार कंपनी है वो अच्छा प्रॉफिट, अच्छी ग्रोथ कंपनी की आप देख पा रहे थे। लेकिन जैसे ही कोविड का आगमन जैसे भारत में हुआ था, उसके बाद से कंपनी पर आप कंपनी का कर्ज है वो बढ़ते हुए कंपनी ने देखा था। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अभी कंपनी ने अपने कर्ज को कुछ कम किया है, और साल दर साल कंपनी की सेल भी आप देखोगे कि निचले स्तर पर है कंपनी की वो सेल रही है, और पिछले साल के मुकाबले कुछ बढ़त वो आप इसकी सेल में देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होती हुई आप देखेंगे, वो कंपनी को की सेल और कंपनी का प्रॉफिट में भी उसका आप असर आने वाले समय में देखेंगे। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो वो 0.74 पर है। ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप देखिए पिछले 10 साल के इसके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को आप देखिए कि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो प्री कोविड के लेवल से वो कम है, यानी कंपनी का जो कर्ज है वो उन लेवल से काफ़ी कम है। हालांकि
रुपए में आप देखोगे ये कुछ एक आप इसको बढ़ता हुआ कुछ आप देख पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कंपनी अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट भी वो कंपनी में लगातार है वो बढ़ा रही है, जिसके चलते आप इसको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। शेयर होल्डिंग अगर कंपनी में आप देखेंगे तो एफआईज की कंपनी में 37.83% की बड़ी हिस्सेदारी है कंपनी में, और नॉन इंस्टीट्यूशन की कंपनी में 19.13% की हिस्सेदारी है, और अदर्स डीआईज कंपनी में 8.2% की हिस्सेदारी रखते हैं, और म्यूचुअल फंड की कंपनी में 70.64% की हिस्सेदारी, और इंश्योरेंस कंपनियों की 0.16% की हिस्सेदारी है। और प्रमोटर की आप कंपनी में देखेंगे तो केवल 17% की हिस्सेदारी है। तो एक कंपनी में मैनेजमेंट रिस्क को लेकर तो एक जो जुड़ा हुआ है, तो एक मैनेजमेंट का रिस्क है, तो वो तो हमें कंपनी में प्रमोटर की जो ये कम हिस्सेदारी है उसके चलते कंपनी में दिखाई देता है। एफआई की बड़ी हिस्सेदारी कंपनी में ये कंपनी पर कॉन्फिडेंट बढ़ाती है कुछ। और दूसरा, म्यूचुअल फंडों ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तकरीबन 2% की हिस्सेदारी को इस क्वार्टर में बढ़ाई है। और साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों की आप देखें कि वो हिस्सेदारी कंपनी में बढ़ती आई है, और साथ ही साथ नॉन इंस्टीट्यूशन भी कंपनी में हिस्सेदारी है वो लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी कंपनी से जुड़ी हुई कुछ एक खबरों पर फोकस करते हैं। हाल ही में कंपनी ने आप देखेंगे कि घोषणा की कि उसने नरसीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 4 नई स्क्रीनें हैं वो अपने इसमें जोड़ी हैं, और इसी लॉन्च के साथ पीवीआर ने आंध्र प्रदेश में 3 प्रॉपर्टियों में तकरीबन 13 स्क्रीन, और दक्षिण भारत में 48 प्रॉपर्टी में तकरीबन 296 स्क्रीनों के साथ अपने पैर हैं वो जमाए हैं। और हाल ही में आपने खबरें सुनी होगी कि कंपनी ने राज्य सरकार तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जारी नवीनतम जो उसके दिशा निर्देश थे उनके अनुरूप कंपनी ने अपनी टिकटों में 50% की वृद्धि की है। और कंपनी ने नवंबर में अपने सिनेमा घरों में दर्शकों के लिए एक सुरक्षित अनुभव बनाने के लिए यूएफओ वुल्फ ईयर मास्क नामक सिनेमा विशिष्ट वायु उपकरण की स्थापना की घोषणा करके डिजिटल सेवा प्रदाता यूएफओ मूवीज के साथ एक भागीदारी कंपनी ने की है। साथ ही साथ कंपनी ने मुंबई में रिलायंस के साथ जियो वर्ल्ड ड्राइव में भारत का पहला स्थायी रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर जियो ड्राइव इन लॉन्च करने की घोषणा की, और इसका प्रबंधन भारत की सबसे बड़ी फिल्म प्रदर्शनी कंपनी पीवीआर लिमिटेड को दिया गया है। ये कंपनी से रिलेटेड कुछ एक अहम खबरें थी। अभी स्टॉक्स के प्राइस को हम चार्ट पर एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों कि स्टॉक्स का वीकली चार्ट है कि स्टॉक्स 2017 से लेकर 2022 तक तकरीबन 5 साल में एक बड़ी रेंज में स्टॉक्स है वो फंसा हुआ है। नीचे की तरफ आप देखेंगे कि 1050 के लेवल है, और ऊपर आप देखेंगे कि 1850 के इस दायरे की जो रेंज है उसके बीचों बीच अभी स्टॉक्स है वो 1580 के पास है वो ट्रेड करता हुआ आप देख पा रहे हैं। स्टॉक्स ने कोविड के आने के बाद एक बड़ी गिरावट अपने हाई से दिखाई थी, तकरीबन 70% की गिरावट स्टॉक्स ने दिखाई थी, और हाल ही में आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक्स ने निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी है वो स्टॉक्स ने दिखाई है। स्टॉक्स तकरीबन अपने लोएस्ट से तकरीबन वो दुगना हो चुका है, और स्टॉक्स ने अपनी गिरावट का तकरीबन 15% है वो कवर कर लिया है। लेकिन अभी भी स्टॉक्स है वो अपने हाई से आप देखेंगे तकरीबन 20-22% है वो अभी नीचे है वो ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स पर दोहरी मार पड़ी है, एक तो कोविड्स की, और दूसरा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम ये कुछ इनकी शुरुआत हुई है। तो हालांकि जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होगी, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है
वो उनका असर कंपनी पर है वो इतना नहीं होगा। सिनेमा हॉल्स में जाकर जो फीलिंग आती है मूवी देखने की, वो एक अलग ही रहती है। तो ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न ये इतना इम्पैक्ट है वो इस पर नहीं डालेंगे। और तो स्टॉक्स अभी 1400-1450 के आसपास आए तो स्टॉक्स बुरा नहीं है इन लेवल पर। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो इन लेवल पर अगर स्टॉक्स कुछ गिरावट दिखाए 1400-1450 के आसपास की, तो उस समय इस पर बिल्कुल फोकस किया जा सकता है। और जो स्टॉक्स के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हैं वो 1300-1350 के, और साथ ही आप देखेंगे कि स्टॉक्स एक कंटिन्यू अपर जो ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो करता हुआ आप देख पा रहे हैं। तो जब तक इन लेवल के ऊपर हैं तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में। और जिस तरह से कंपनी एग्रेसिव होकर अपनी स्क्रीनों की संख्या वो बढ़ा रही है, जिसका फ़ायदा कंपनी को आगे चलकर मिलता हुआ आप शायद देखेंगे। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएँ ताकि मार्केट से जुड़ी हुई जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप अगर चाहते हैं कि हम आपके द्वारा किसी कंपनी पर वीडियो जारी करें, तो वो भी हम आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।